हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बात बोली थी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, कौन कौन से रूल हैं जिसके बेस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है, वो सारी मैं लास्ट लेक्चर में आपको समझा चुका। आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने लास्ट जितने भी लेक्चर पढ़े थे उन सारों में जितने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मॉडल दिए गए थे, उन मॉडल में एक बात क्लियर थी कि सारे के सारे मॉडल एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब पहला ऐसा मॉडल है ये जो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके बारे में आपको बताता हूं कि हुआ क्या था। बात 1913 की है, जब हेनरी मोज़ले ने, साइंटिस्ट कौन थे? हेनरी मोज़ले। 1930 में हेनरी मोज़ले ने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट थे उनकी जो एक्सरे स्पेक्ट्रम था उसको स्टडी उन्होंने किया। ध्यान से समझना मैं जो बात बोल रहा हूं। जितने भी एलिमेंट है उनका जो एक्सरे स्पेक्ट्रम है उनको उन्होंने स्टडी किया था। उन एक्सरे स्पेक्ट्रम की रिलेशन देख रहे थे वो। इन्होंने पहले एटॉमिक जो एक्सरे स्पेक्ट्रम आया, उन्होंने क्या किया, उस एक्सरे स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी ली और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया पहले एटॉमिक मास से। वो देखना चाहते थे क्या लीनियर रिलेशन है या नहीं। ग्राफ प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन आती है या नहीं। उन्होंने क्या देखा, एटॉमिक मास के साथ जब रिलेशन निकाली गई तो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं हुई। उनसे एक बात क्लियर हो चुकी थी कि जो स्पेक्ट्रम है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। तब उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर के साथ दोबारा से ग्राफ प्लॉट करके देखा। उन्होंने क्या पाया कि एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया। तब उन्होंने कहा कि जो स्पेक्ट्रम है, वो जो सारी प्रॉपर्टी है वो मास पर ना डिपेंड करके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही है। देखिए, हेनरी मोज़ले ने किया क्या था, इन्होंने स्टडी किया था एक्सरे स्पेक्ट्रम। क्या स्टडी किया था? एक्सरे का स्पेक्ट्रम स्टडी किया था ऑफ एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट बात तो पूछा जाता है उन्होंने किस बेस पे मॉडल दिया था, तो एक्सरे स्पेक्ट्रम को उन्होंने स्टडी किया था। इन्होंने किया क्या था, पहले इन्होंने प्लॉट किया एक ग्राफ बिटवीन, देखिए, अंडर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, जो भी एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया था वर्सेस एटॉमिक मास के साथ। पहले इन्होंने किसके साथ किया था? एटॉमिक मास के साथ। एंड इन्होंने क्या नहीं ऑब्टेन किया, डिड नॉट ऑब्टेन लीनियर रिलेशनशिप। उन्होंने देखा कि नहीं, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब इस साफ क्लियर था कि अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए फ्रीक्वेंसी का वर्सेस एटॉमिक मास नंबर, तो क्या हो रहा था, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इससे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं। जब ये नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, अगेन एक ग्राफ प्लॉट किया। देखिए, इस बार उन्होंने ग्राफ इसके पीछे प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी के रूट वर्सेस एटॉमिक नंबर के साथ। इन्होंने किसके साथ ग्राफ प्लॉट किया? एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ प्लॉट किया। तब इन्होंने क्या पाया कि बिल्कुल लीनियर रिलेशनशिप आती है, स्ट्रेट लाइन इनको ऑब्टेन हुई। जब स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई तब इन्होंने बात बोली, इसका मतलब साफ क्लियर है कि जो प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड कर रही है,
एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही है, ना कि एटॉमिक मास से। यहां से एक चेंज आएगा। अब तक जितने साइंटिस्ट लोग थे वो सारे के सारे रिलेशन निकाल रहे थे एटॉमिक मास के साथ, जबकि हुआ क्या कि मास के साथ उतनी ज्यादा बेटर रिलेशन नहीं आ रही थी जितनी की एटॉमिक नंबर के साथ इन्होंने ऑब्टेन की। और यहां से सारा कुछ बदला था। क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर तो सीक्वेंस है, 1 2 3 4, स्टडी कर पाना भी आसान है। यहां से सारा कुछ बदला और नया पीरियोडिक टेबल दिया गया। तो नया पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजले है, इनके एक्सपेरिमेंट की वजह से दिया गया। और इन्होंने क्या दिया, जो नया पीरियोडिक टेबल बनाया वो एक लॉ के ऊपर बेस, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा है। आपको याद है मैंने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की आपको स्टेटमेंट समझाई। वहां हमने कहा था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इस पर डिपेंड करती है। और पीरियोडिक फंक्शन किसका फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये पहला ऐसा मॉडल था जो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। ये क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड। देखिए जब हम ये पढ़ते हैं हम यूं ही इस चीज को इजीली निकाल देते हैं, जबकि जब कंपटीशन की क्वेश्चन आते हैं हमें छोटी छोटी बातें पूछी जाती है कि उन्होंने ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया था। देखिए रूट फ्रीक्वेंसी है, ये इंपॉर्टेंट बात। अब ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक्सरे की है। उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रम नोट किया था हर अलग अलग एलिमेंट का और उन्होंने रिलेशन निकाली थी। तो जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन किसके साथ आया, एक नंबर के साथ आया, मास के साथ नहीं आया था। इसी बिहाफ पे क्या हुआ था, नया पीरियोडिक लॉ दिया गया था और उसी पीरियोडिक लॉ के ऊपर आज नया पीरियोडिक टेबल डिपेंड करता है। पूरा नया पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया वो इसी आधार पर बनाया है। अब हम बात करते हैं नए पीरियोडिक टेबल के बारे। देखिए जो नया पीरियोडिक टेबल बनाया गया वो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसी को एक्सटेंड किया गया। ध्यान से देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अच्छे से चीजों को समझा दूंगा। ये देखिए ये देखिए जो नया पीरियोडिक टेबल बना था मोसले ने जो बनाया था उस पीरियोडिक टेबल की खास बात देखिए। उस पीरियोडिक टेबल में ये देखिए आप, ये एक रो है ऐसे, ये दूसरी रो है देखिए, ये तीसरी रो है ऐसे ही, और ये फोर्थ रो है ऐसे। ये फिर 6 एंड 7। इन्होंने क्या कहा
जैसे मेंडलिन ने 6 क्या किए थे, रो बनाए थे, इन्होंने कितने बनाए थे, इन्होंने 7। इन्होंने कितने बनाए थे, 7 बनाए थे। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने क्या किया, टोटल ऐसे वर्टिकल कॉलम जो थे, इन्होंने कितने वर्टिकल कॉलम रखे, देखिए इन्होंने टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स। इसका मतलब टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप। देखिए ये एक्चुअल में तो वैसा ही मॉडल है जैसे मेंडलिन ने दिया। मेंडलिन ने क्या किया था, फर्दर डिवाइड कर दिया था, बस उसने 1A 1B बना दिया था। यहाँ 1 2 3 4 सीधा A और B, फर्दर डिवीजन नहीं है। इन्होंने क्या कहा, जितने ग्रुप हैं मतलब जो पार्टिकल कॉलम है, यहां से देखिए 1 2 और फिर इसको 10 में डिवाइड किया गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए तो ये हुआ 13 14 15 16 17 एंड 18। इन्होंने टोटल कितने ग्रुप बनाए, ऐसे इन्होंने टोटल वर्टिकल कॉलम बनाए 18। इसका मतलब नए पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, 18 थे, इसलिए इसको लॉन्ग फॉर्म कहा जाता है। देखिए इसलिए बोला जाता है इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड। तो इसमें पीरियड कितने थे, देखिए अगर पीरियड्स की बात करूं, मतलब रो की बात करूं तो ये देखिए 1 7, रो कितनी थी 7, और 2 इन्होंने नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की 14 एलिमेंट की जो अलग से रो नीचे प्लेस की। देखिए बस इस टाइप से। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से डिटेल से समझाता हूं ताकि हमें आगे कैरेक्टर पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान से समझिए। इन्होंने 1 2 ये किसके बिहाफ पे रखा था, ये रखा था इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे। कैसे समझाता हूं, कोई एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया हाइड्रोजन, आपको क्या करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और आप कॉन्फ़िगरेशन मैंने कल लिखना सिखा दिया था, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s। ध्यान से सुनो, ये जो आगे नंबर है ये पीरियड का है, और s जो है s, तो ये जो पहला है ये है s1 वाली। पहले वाले कौन है, देखिए ये है s1, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s1 होगा वो सारे यहां आएंगे, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s2 होगा वो सारे इसमें आएंगे, जिनका d1 d2 ऐसे चलते जाइए। क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये हुए d10 तक, और यहां जो आएंगे वो p1 एंड p6। देखिए अब ध्यान से देखिए, पहले जो दोनों कॉलम है मतलब दो ग्रुप है, वो है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जाएगा, इसलिए इन दोनों को क्या कहा गया, s ग्लो। इन दोनों का नाम क्या रखा गया, s ग्लो। मतलब यहां वो आएंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में भरा जाएगा। अब ये देखिए P1 से लेके P6, ये जो लास्ट के 6 आपके पास मतलब कि यहां से देखिए 13 से लेके S ग्रुप में कौन आ गया, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। अच्छा इसकी बात करें, P की बात करें, P1 में कौन आएगा, इसको बोलते हैं P ब्लॉक। P ब्लॉक किसको कहा जाएगा, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक सारे इसी में आएंगे। देखिए यहां से देखिए ये वो है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाएगा, इसलिए इनको कहा जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएगा 3 से लेके 12th ग्रुप तक। और ये जो दो है
इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में पहला आएगा 4F सीरीज, दूसरा आएगा 5F। 4F को कहा जाता है लेंथेनाइड, और 5S को एक्टिव। ये हुआ पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब ध्यान से सुनिए कैसे किसी की पोजीशन दी जाती है। पीरियोडिक टेबल बना के दिखाता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, लिखोगे 1s1। जब 1s1 लिखोगे इसका मतलब ये हुई इसकी पीरियड की पहली शर्त। तो यहां S1 कौन से है, पहले वाले, तो सबसे पहले वाले में यहां कौन है, हाइड्रोजन। ये देखिए सेकंड नंबर पे ध्यान से देखिए, इसमें एक्सेप्शन कौन है, एक्सेप्शन है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2। हीलियम कहां आएगा, यहां आएगा, लेकिन 1 तो ये सीरीज है, तो 1 आएगा, तो 1 के 2 ही हैं, यहां कौन आएगा, यहां हीलियम है। ये एक्सेप्शन है, फिर कह रहा हूं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी नोबल गैस वाली है, इसलिए इनको नोबल गैस में डालना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि कल जो मैंने आपको कहा था, मान लीजिए आपको सोडियम मिल गया, तो एटॉमिक नंबर 11 पोजीशन आपको बतानी है, तो आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, 1 2 2 3। इसका मतलब क्या होगा, 3 होगा, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है, ये थर्ड में आएगा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, S1 है, S1 ये वाला है, इसका मतलब यहां आपको सोडियम मिलेगा। क्लियर है। ऐसे देखिए, कल मैंने आपको क्लोरीन कहा था, क्लोरीन नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, अब आपको मैक्सिमम नंबर ढूंढना है, 1 2 2 3 3। तो इसका मतलब मैक्सिमम क्या 3 है, तो आएगा इसी में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, P5। तो P5 कौन सा 17 नंबर वाला है, इसका मतलब ये कंफर्म है, Cl कहां है, यहां। ये देखिए, ऐसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, आपको जिंक दे दिया, एटॉमिक नंबर है 30, कल ये बताया था मैंने। आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपके पास ये आएगा, 4s2 एंड 3d10। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट वाला नहीं देखना, लास्ट वाला को सबसेट के लिए देखना है, शेल पता लगानी है, तो मैक्सिमम नंबर 1 2 2 3 3 4 और 3, इसका मैक्सिमम नंबर क्या है, 4 है, तो ये फोर्थ वाले में मिलेगा। और बाकी क्या है, D10 कहां पे है, नंबर 12 में, इसका मतलब यहां आपको चाहिए। यहां से एक बात क्लियर हो गई, किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में आपको पोजीशन बतानी हो तो आप आसानी से बता सकते हैं। यहां समझने वाली बात यह है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन में आगे जो मैक्सिमम नंबर आएगा, जैसे इसका 4 है, इसका मतलब इसमें फोर्थ जिंक की बात की जाए तो जिंक का क्या है, फोर्थ पीरियड है। ये देखिए, अगर ग्रुप की बात की जाए, ग्रुप देखो 2 ये हो गए और 10 ये, तो 12th ग्रुप। इस तरीके से हम किसी की भी अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं पोजीशन। अब यहां से इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाया गया। ओवरऑल ये पीरियोडिक टेबल फिलहाल ऐसा है, देख लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। यहां है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इस टाइप से समझे जाइए, ये पूरा पीरियोडिक टेबल बन जाएगा। तो मैं इसको ज्यादा डिटेल नहीं लूंगा, इतना टाइम नहीं लूंगा, आपको चीज समझाने की कैसे पीरियोडिक टेबल बना था। तो ये है हमारा नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये लॉन्ग फॉर्म है, इसमें 4 हिस्से बनाए गए थे। पहले दोनों जो है एस ब्लॉक वाले हैं, फिर 10 जो है डी ब्लॉक वाले हैं, फिर 6 जो है वो पी ब्लॉक है, और जो नीचे दो रो आपको दिखाई दे रही है ये एफ ब्लॉक है। इसमें पहले वाला लेंथेनाइड है और दूसरे वाला सीरीज एक्टिनाइड्स। क्लियर। अब देखिए बाद में समझाता हूं।
हम इसकी कुछ खास बातें पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, जो फर्स्ट पीरियड है, आपने देखा इसके दो ही थे, उसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाए। सबसे छोटा कौन सा था? फर्स्ट ही था। उसमें सिर्फ दो एलिमेंट थे, एक हाइड्रोजन था और एक हीलियम था। सेकंड नंबर पे देखिए खास बात इसकी, हीलियम जो है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसे सेकंड ग्रुप में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। उसे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है और ग्रुप कौन से में है? 18 ग्रुप में है। और उसे कौन, उस 18 ग्रुप को कहा जाता है नोबल गैसेस। उसके बाद बात करते हैं एस ब्लॉक जो है, बाद में पढ़ाऊंगा, पहले सिर्फ पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। एस ब्लॉक की बात करता हूं। एस ब्लॉक में दो है, पहला S1 वाला, दूसरा S2 वाला। S1 वालों को कहा जाता है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स, ये भी क्वेश्चन आता है कि इनको एल्कली मेटल क्यों कहा जाता है। इसका रीजन है क्योंकि इनके ऑक्साइड्स जो है बेसिक नेचर के। ऑक्साइड्स क्या है? इनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। सबसे ज्यादा बेसिक नेचर के इनके ऑक्साइड ही होते हैं। जो S2 है उसको कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको क्या बोला जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनके जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं। ये मोस्टली हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और बेसिक नेचर के बनाते हैं। तो इन दोनों ग्रुप के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे दिया। और नेक्स्ट हम पी ब्लॉक की बात करेंगे। जो बी ब्लॉक वाले हैं उनकी बात करूं, उसमें देखिए टोटल आपके पास ये तो हुआ फर्स्ट से लेके सेकंड ग्रुप, और यहां है टोटल आपका 13 से लेके 18 ग्रुप तक। वो सारे पी ब्लॉक में आते हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी सब शेल में भरा जाता है। देखिए यहां बात करूं पी ब्लॉक वालों में, पी ब्लॉक वालों में जो ग्रुप नंबर 15 है उसको कहा जाता है निकोजन। ये पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है। ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं? 16 को क्या बोलते हैं? चाल्कोजन। और नहीं कहते हैं इसको चाल्कोजन। ग्रुप 17 का नाम पूछ लेते हैं आपसे। ग्रुप 17 को बोलते हैं हैलोजन्स। और ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल गैसेस। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्यों क्या सब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो मेन बातें हैं वो देख लीजिए। इसके अलावा अब अच्छा एक चीज हो, एस एंड पी इन ब्लॉक के जो एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करने वाले यही हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। देखिए इसके अलावा जो डी वाले हैं, डी ब्लॉक की बात करता हूं। डी ब्लॉक वाले कहां से कहां तक देख सकते हो? डी ब्लॉक वाले 3rd से लेके 12 तक है। 3rd से लेके 12th ग्रुप तक है। इनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। इनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स का। ये देखिए क्यों है, मैं फिर कह रहा हूं क्यों, बाद में देखेंगे क्यों, हर एक अलग अलग कैरेक्टर पड़ेंगे सबके। ऐसे एफ ब्लॉक वाले जो एफ ब्लॉक की दो सीरीज है, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल के बीच में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इन्हीं को रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है। रेयर अर्थ मेटल्स, ये भी इनको बोला जाता है। ध्यान से देखिए। इसके अलावा बात करूं जो पीरियड नंबर 1 वाले हैं,
उसमें भरे जाएंगे दो, सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम। पीरियड 2 में है 8, पीरियड 3 में है 8, पीरियड 4 में है 18, 5th में है 18, 6th में है 32 और 7th में भी है 32 एलिमेंट। अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछे सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, पहला है, समझिएगा। लॉन्गेस्ट कौन सा है, आप कहोगे 7th है, 6 7। अब देखो ध्यान से, पहले ये कहा जाया करता था इनकम्प्लीट कौन सा है, तब कहा जाया करता था 7th इनकम्प्लीट है, क्योंकि उस टाइम तक सारे डिस्कवर नहीं थे। अब पूरा पीरियोडिक टेबल बन चुका है। लॉन्गेस्ट आपसे पूछे तो छठा सातवां दोनों बराबर है, पहले 6 आंसर हुआ करता था, अब सातवां भी पूरा हो चुका है, इससे 6 और 7 का दोनों ही है, ये लॉन्गेस्ट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर से जो खुद के टेबल के कैरेक्टर हैं वो मैंने आपको यहां समझा दिए, और अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल इनके अलग अलग ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टर। देखिए, मैं जानता हूं जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनको ये सारी बातें जरूर पता भी होगी, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है, छोटी से छोटी बात जो हिडन रह जाए, क्योंकि कंपटीशन वाले हर छोटी छोटी बात पूछ लेते हैं, जो छुपी हुई बातें होती है वो पूछ लेते हैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। और भी बहुत ऐसी बातें होंगी जो आगे आएंगी, तो ज्यादा देर से देखिए। अब हम इंडिविजुअल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक। जो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है उनकी क्या खास बातें हैं। देखिए, यहां हमने बहुत ज्यादा नहीं, कुछ बातें डिस्कस करनी है। देखिए, इसमें आप इंपॉर्टेंट बात देखिए, एस ब्लॉक वालों की पहले तो आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन जरूर पढ़िए। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, कौन से इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कौन से एलिमेंट है जो यहां आएंगे। ये आएगा NS122। ये देखिए, यहां आपके पास n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 127 है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। अगर आप बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे आएगा 1s1। जब आप बात करोगे लिथियम की, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2s1। जब आप सोडियम की बात कर रहे होंगे तो 3s1। पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन है 4s1, रुबिडियम है 5s1, सीजियम है 6s1 और फ्रेंशियम है 7s1। इसका मतलब बदला क्या है, शेल 1 2 3 4 5, इसलिए n कह दिया। n का नंबर कहां से कहां तक हो गया, 1 to 7। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, S1 में। ये देखो ग्रुप नंबर 1 वाले होंगे, लेकिन S में तो दोनों आएंगे, S1 भी आएगा S2 भी आएगा। तो ये तो सारे कौन से हैं, S1 वाले हैं। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं बेरिलियम की, आप बात करते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनकी बात करें तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। आप देखिए, इनके सारे के सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो s2 में आए हैं। तो ये कौन सा है, s2। तो इसलिए हमने जनरली कह दिया कि इनके इलेक्ट्रॉन ns1 से 2 या 1 होगा या 2 होगा, इसलिए हमने कह दिया 1 2। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ये पेपर में पूछी जाती है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns1 और n की वैल्यू क्या है, 1 2। यहां से ठीक है। सेकंड बात, ये सारे के सारे क्या है, जनरली मेटल है। जनरली क्या है, ये सारे मेटल्स। उसके बाद बात करूं कि ये सारे सॉफ्ट है।
नेचर वाइज ये कैसे हैं, सॉफ्ट है। और बात करूं तो ये रिएक्टिव होते हैं। नेचर वाइज अगर बात करें तो ये क्या है, ये रिएक्टिव हो जाता है। और बात करें तो फ्लेम में अगर इनको बर्न किया जाए तो अलग अलग कलर की फ्लेम शो करते हैं। तो ये क्या शो करते हैं, फ्लेम में कलर शो करते हैं, फ्लेम कलरेशन शो करते हैं। देखिए ये ऐसे हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। आपसे पूछे कौन सा ग्रुप ऐसा है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट करते हैं। सारे नहीं करते, ये नहीं कह रहा, जनरली ऐसे आपसे पूछे ऐसा कौन सा है जो लिक्विड अमोनिया को ब्लू कलर में बदल देगा, तो लिक्विड अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर। वो भी कौन है, सारे S1 वाले हैं। तो S1 वालों की और अगर बात करें, ये जनरली क्या है, इनकी ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। ऑक्साइड्स इनके क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये आपको मैंने जनरल बातें बताई कि एस ग्रुप एलिमेंट वालों के क्या क्या कैरेक्टर हैं, तो हमने इनको पढ़ना है। एसएमपी वालों की बात करेंगे, लेकिन पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा, ओवरव्यू दे दूंगा, देखते जाइए। अब हम किसकी बात करेंगे, फील्ड ग्रुप एलिमेंट की। फील्ड ग्रुप एलिमेंट वालों की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, फील्ड ग्रुप वालों की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2, इनके S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, और NP126। आपने देखा होगा, जैसे आप कोई भी एक बस मैं एक दो कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूं, आपने सीएल की कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, लास्ट में आया था 3s2 3p5 S। इसका मतलब N इसका क्या है, 3 है, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे और P में 5 है, 5 है, इसका मतलब 1 to 6 आएगा। कोई P1 है, कोई P2 है, P3 वाले भी हैं, 4 वाले भी, 5 वाले भी और 6 वाले। तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 NP126 ये रहेगी। आगे देखिए, ये आमतौर पर नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है, ये क्या है, नॉन मेटल है। ये जब भी कोई कंपाउंड बनाएंगे तो कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, मतलब शेयरिंग करेंगे। अगर कभी भी कंपाउंड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कोवलेंट बनाएंगे। अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, मतलब कितना इसके ऊपर चार्ज होता है, तो आप देखेंगे मोर देन 1 ऐसा भी मिलेगा। जैसे आप Cl की बात करें, Cl पे आप -1 चार्ज भी देखोगे, Cl पे कभी +3 भी आपको देखने को मिल जाएगा, Cl पे +7 भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर एक से ज्यादा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो देखिए इनकी बात करें, ये भी रिएक्टिव होते हैं बट लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू S एंड मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू D ग्रुप। और देखिए ध्यान से सुनिए, इनमें से करंट मतलब ये बैंड कंडक्टर माने जाते हैं, क्या होते हैं, बैंड कंडक्टर। इसके अलावा बात करें, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसका मतलब देखिए, एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। मान लीजिए आपको कार्बन का ऑक्साइड दे दिया, CO2। CO2 एसिडिक नेचर की होती है, एसिड बनाता है कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करें, सल्फ्यूरस एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। इनके ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो किसकी बात हुई, पी वालों की। अब मैं यहाँ थोड़ी सी एक छोटी सी बात बताता हूँ, वो करने वाली बात है। देखिए अब ये तो जनरली क्या है, नॉन मेटल, और वाले क्या है, मेटल। तो जो पी ग्रुप वालों में अब ग्रुप नंबर 13 से बात करते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस पे क्वेश्चन आता भी है। मैं 13 से बात करता हूं। देखिए यहां ग्रुप नंबर 13 में बोरोन है, इसके नीचे एल्यूमिनियम है।
अगर बात करें यहां कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियम। देखिए हमने क्या दिया, जनरली ये क्या है, सारे के सारे नॉन मेटल, लेकिन सारे नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां आपको बोरोन ऐसा दिखेगा जो नॉन मेटल नहीं है, ये मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर मिलेगा, उनको क्या बोला जाएगा, मेटलॉइड्स कहा जाएगा। यहां आपको सिलिकॉन मिलेगा, जर्मेनियम मिलेगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें नाइट्रोजन के जस्ट नीचे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। देखो इसके नीचे आर्सेनिक और फिर एंटीमनी, ठीक है। यहां देखिए अगर हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली में, सल्फर, सेलेनियम, ये देखिए इसके नीचे है टेलुरियम और पोलोनियम, ध्यान से। और अगर इसकी फ्लोरीन वाले की बात करें तो यहां है स्ट्रेटिन। अब ये जो मैंने बनाए हैं, आप देखिए एक्चुअल में देखा जाए तो ये डायगोनल है सारे के सारे। मैं और थोड़ा सा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पक्का था, मेटलॉइड का क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा मेटलॉइड है, गैलियम, इंडियम, हेलियम, टिन और लेड। देखिए एंटीमनी और बिस्किट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये देखिए आप अब देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए इनकी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कह रहा हूं मेटलॉइड्स डायगोनली प्रेजेंट है, पहली बात ये सारे मेटलॉइड है। बहुत ध्यान से, पहले वाले में पहला है, दूसरे वाले में दूसरा, तीसरा, मतलब दो, दूसरा दूसरे से स्टार्ट होता है, दूसरा तीसरा, तीसरे वाला तीसरे से स्टार्ट होता है, तीसरा चौथा। देखिए चौथे वाला जो है चौथे से स्टार्ट होता है, चौथा पांचवा, क्योंकि है ही जब सात में टोटल तो पांच ही है, तो इसके सिर्फ पांचवा है, एक ही है। तो देखो पहले में ये क्या ऊपर वाला, इसमें ये क्या लास्ट वाला, बाकी सारों में देखो ये नंबर जो था ये 38 P1 से स्टार्ट होता है, ये P1 वाले में, तो P1 वाले में एक है, P2 वालों में दूसरा तीसरा, P3 वालों में तीसरा चौथा, P4 वालों में चौथा पांचवा, और P5 वालों में पांच। ये सारे क्या है, मेटलॉइड है। इसका क्वेश्चन पेपर में आता है कि आपको दे दिया जाएगा कि इनमें से मेटलॉइड कौन से हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की। नेक्स्ट हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करें, पहली बात तो ये साफ साफ ये थी, ये एस और पी के बीच में थे, इसलिए इनको ट्रांजिशन कहते हैं। पहली बात तो इनको क्या बोला जाता है, जनरली कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल। इनको क्या बोलेंगे, ये भी मेटल्स हैं, इनको क्या बोला जाएगा, ट्रांजिशन मेटल्स। अब ये पेपर में आता है कि इनको ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं। इसका कारण है इनकी प्रॉपर्टी ट्रांजिट करते हैं। ट्रांजिट मतलब इन बिटवीन, इसके बीच में एस एंड पी, एक्स और पी के बीच की प्रॉपर्टी है इनकी, इसलिए इनको ट्रांजिशन कहते हैं। कई ये भी मानते हैं कि ये डीडी ट्रांजिशन शो करते हैं, मतलब कलर शो करते हैं, खासकर इसलिए ऐसा होता है। देखिए इसके और कैरेक्टर की बात करूं, हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन की जरूर बात करेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कीजिए आप,
तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है n-1s n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। ये देखिए ns1 to 2। आप ये देख लीजिए कि ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में मिलेगा, आपको डी में मिलेगा। ये देखिए, लेकिन वो शेल कौन सी होगी, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। देखो, आप जिंक की बात कर लीजिए, 30 नंबर, जब आप लास्ट लिखोगे तो आपको यूं मिलेगा 4s2 3d10। ये देखो, तो जो डी है, डी पर की सबशेल देखो, लास्ट सबशेल अगर एंड का मान इसका 4 हो, n इज इक्वल टू 4 है, n-1 कितना हो गया 3। तो ये देखो डी तो कौन सा आएगा, n-1 वाला आएगा, और s कौन सा होगा, n। जैसे ये देख लीजिए आप 4s2 3d10 फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, आपको मैंने दे दिया था आयरन एटॉमिक नंबर 26 तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आएगा 4s2 3d6। अब देखिए, अगर इसका n का मान क्या मानूं 4, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या 4, तो d में कौन सा आएगा, n-1 हो गया ना, 3 हो गया, तो इसको यूं लिखा जाएगा 3d6 4s2। अब 3d को क्या कह सकता हूं, देखो n-1d 6 और ये ns2। देखिए, आमतौर पर इसमें या दो होंगे या एक होंगे। क्रोमियम की केस में आप कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे 4s1 आएगा। अब ध्यान से देखिए, कॉपर के केस में आप देखोगे 4s1 आएगा, क्रोमियम 3d5 4s1 एक्सेप्शन है ये, और 3d10। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका नंबर 24 है, ये d4 के हिसाब से कंसीडर होगा और ये d9 के हिसाब से। अगर d9 के हिसाब से है तो कॉपर आपको किससे मिलेगा, 11th में। अगर ये d4 के हिसाब से है तो ये आपको किससे मिलेगा, 6। ये देखिए, तो ये हमारे पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात। और इनकी क्या खास बात है, इनके कंपाउंड जनरली कलर्ड होते हैं। जनरली क्या मिलेगी आपको, कलर। जनरली क्या मिलेगी आपको, हार्ड। आमतौर पर ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं, किस टाइप के कंपाउंड, ये मेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, मेटेलिक कंपाउंड। इनसे एलॉयज भी बनते हैं। आपको पता है एलॉयज कई अलग अलग तरह के मेटल्स को मिक्स करके एक स्पेशल कैरेक्टर दिया जाता है, तो इनसे एलॉयज बनाए जाते हैं। इनको खासकर रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है। आमतौर पर ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, डी ग्रुप एलिमेंट। और क्योंकि देखो आपसे जनरल कैरेक्टर पूछेंगे तो मैंने पूछा आपको 5 जनरल कैरेक्टर बता दूंगी, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अब मैं बात करता हूँ एफ ग्रुप वालों की, जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। लास्ट टॉपिक है आपका एफ ग्रुप एलिमेंट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, पहली बात, एफ वालों को कहा क्या जाता है, एफ वालों को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन। अब ये क्यों कहा जाता है ये भी समझाता हूं। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, सुनिए, जब आप डी ब्लॉक वाले लिखते हो, मतलब जब आप स्कैंडियम वाली सीरीज लिखते हो, ठीक है, उसी में आपको क्या मिलेगा, लेंथनम और एक्टेनम। उसी में आपको छठे नंबर पे क्या मिलेगा, लेंथनम, यहां क्या मिलेगा, एक्टेनम। ठीक है, 57, ये देखो 91 यहां, ठीक, सॉरी यहां देखिए, यहां से इसके बाद आप देखो 57 के बाद यहां से देखो अगला जो है 72 है यहां। इसका मतलब यहां 11 जो एलिमेंट है मिसिंग है। 11 वो है जो आपको नीचे दो सीरीज बना के जो दिए गए थे ना, सॉरी 11 14, सॉरी कितने 14 मिसिंग है ऐसे। यहां 14 फिल करने के बाद यहां अगला प्लेस होगा, तो ये डी वाले हैं, ये एफ वाले हैं। इसमें वो आएगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा, और यहां वो बन जाएगा जिसका 5। एक्चुअल में इनकी पोजीशन थी तो बीच में यहां आने थे,
ट्रांजिशन के भी बीच में आने थे, देखो ये भी ट्रांजिशन है, ये भी ट्रांजिशन है, ये D1 है, ये D2 है, देखो आना चाहिए था इनको इनके बीच में सारे को, फिर प्रोडक्ट अगर बहुत बड़ा हो जाता है, 14 बीच में और आ जाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए इन दोनों सीरीज को नीचे रखा हुआ है। या ये समझने वाली बात है कि इनको इनर ट्रांजिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पोजीशन ट्रांजिशन मेटल के बीच में है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आपको इसमें जो 4x सीरीज है, इसमें एक ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है, जो रेडियो एक्टिव नेचर का, वो है प्रोमीथियम, वो है प्रोमीथियम। देखो लेकिन जो 5f सीरीज है, जो एक्टिनाइट्स है, वो सारे ही क्या है, वो सारे रेडियो एक्टिव है। मतलब पहली सीरीज में तो एक ही रेडियो एक्टिव है अगले वाले के साथ। अच्छा दूसरी सीरीज जो है उसमें है 90 के बाद जो यूरेनियम है उसके बाद वालों को कहा जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये सारे वो हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं लेबोरेटरी में, इसलिए ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये ट्रांस यूरेनिक है। समझाइए बात, इनका ये बड़े काम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर, ऑप्टिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इनका बहुत यूज है। खासकर मोस्टली कहां पाए जाते हैं, चाइना, यूएसए, इन कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बाकी सारे डिवाइसेस यहाँ पे सस्ते मिलेंगे आपको चाइना के। अब इसकी बात करते हैं, देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए अमेरिका के पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज्यादा है। यहां हम बात कर रहे थे इनर ट्रांजिशन की बात करते हैं, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा जो एक्स सबशेल में जाएगा, एक्स सबशेल में जाएगा। तो ये इनकी खास बात होती है। अच्छा अगर बात करें इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी बहुत हाई होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाने की टेंडेंसी इनकी हाई है। ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, +7 +8 +9 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इनकी कुछ जनरल बातें हैं मैंने आपको बताई। आज जो हमने डिस्कस की ये छोटी छोटी बातें थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जनरल कैरेक्टर एस वालों की, पी वालों की, जूनियर क्लासेस अगर देख रहे हैं, प्लस 1 वाले हैं, तो उनको जो थ्योरी लिखनी होती है, बेस वाले उनको जो थ्योरी लिखनी होती है, उनके भी काम का लेक्चर कंपटीशन के अंदर छोटी छोटी बातें जहां से रिटन क्वेश्चन बनते हैं वो भी चीजें मैंने आपको सही बता दी। तो आज का लेक्चर हमारा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में और जो लोग करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अब वो होगी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। थैंक यू।